हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का एक मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा और जेपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रख करके यह चलाया जा रहा है। इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा हर चैप्टर का। तो इससे पिछले नवीन राज्यों का उदय का हम चैप्टर का हम लोग देख चुके हैं। मैं एमसीक्यू को जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो इसी को सेलेक्ट किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो है चैप्टर है इस वीडियो में होगा जो होगा वो आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला गया उससे संबंधित प्रश्न होंगे, एमसीक्यू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? धन निकासी का सिद्धांत का उल्लेख कौन से साहित्यकार ने किया है? तो वो किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरा नंबर देखिए, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? तो सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना भारत में कवास नानाजी डाबर ने शुरुआत किया था। डी नंबर आंसर हो गया। ये जो है 1854 में बम्बई में किया था कवास नानाजी डाबर के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं शताब्दी में जो है निरुद्योगीकरण हुआ, इस मत का किसने पूर्णतः अस्वीकार किया है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है डेविड मॉरिस ने ये किया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश जो हुआ वो हुआ आपका सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में, है ना, सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में। फिर उसके बाद रेल वगैरह में होना शुरू हो गया था, बागान उद्योग में भी उनका हुआ था, लेकिन सार्वजनिक ऋण में ज़्यादा हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि के वाणिज्यिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कृषि के वाणिज्यिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वो है आपका सी नंबर, वाणिज्यिकरण की नीति से किसान की माली हालत सुधरी। ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? कमियोटी प्रथा क्या थी और जो है कहाँ प्रचलित नहीं थी? कमियोटी प्रथा जो है यह थी प्रचलित असम में नहीं थी, बाकी हर जगह थी। तो असम में कमियोटी प्रथा नहीं थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? तो ये है उपयुक्त सभी, चाय, कॉफ़ी और नील तीनों जो है विदेशी पूंजी से ही आरंभ हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिससे भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस मत के प्रतिपादक थे, 8 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, ABCD, मतलब रिचर्ड कॉबडेन, जॉन ब्राइट, थियोडोर मॉरिसन और J.M. कीन्स जिसको कहते हैं, कीन्स का जो आर्थिक मॉडल था ये। तो ये चारों लोग जो थे ये इस कथन के समर्थक रहे हैं। भारत का कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा धन की निकासी भारत में हुई? तो किस देश के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये है आपका, तो ऋण तथा सूद के माध्यम से। ठीक है, घरेलू व्यय, सेना पर व्यय, तो ये चारों हो जाएगा, है ना, तीनों हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी। तमिलनाडु के बंधवा खेत मजदूर या कृषि दास कहते हैं जिसको, कृषि गुलाम कहलाते थे क्या? 10 नंबर क्वेश्चन का सी, पन्याल कहलाते थे। तमिलनाडु में जो बंधवा मजदूर होते थे, खेती मजदूर, उसको पन्याल कहा जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किससे करार किया जाता था अस्थाई बंदोबस्त के तौर पर? तो ये जो है जमींदारों से किया जाता था। जमींदारों से किया जाता था कि टैक्स आप वसूलिए, मतलब एक प्रकार से बिचौलिया का काम जमींदार करता था।
ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी में, है ना। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? तो रैयतवारी प्रथा जो है प्रारंभ किया था आपका 13 नंबर क्वेश्चन का है टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने रैयतवारी प्रथा को प्रारंभ किया था। रैयतवारी प्रथा भी जो है टैक्स वसूलने से संबंधित था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत द ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? 14 नंबर क्वेश्चन का तो बी आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद का ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये बात उन्होंने इस ड्रेन थ्योरी में कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेज़ों ने रैयतवारी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया था? 15 नंबर क्वेश्चन डी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। और अस्थाई बंदोबस्त तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया था, ठीक है। मद्रास और बॉम्बे में जो है रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। डी नंबर आंसर हो जाएगा 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत मतलब वो एक ड्रेन थ्योरी होता है में विश्वास नहीं करता था, मतलब इस पर वो उनकी थ्योरी पर वो विश्वास नहीं करते थे। कौन थे वो? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इनकी इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे बकवास है, ठीक है, इस तरह का। चूँकि सर सैयद अहमद खान को जो है कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है अंग्रेज़ जो है उसको खड़ा किया था, ठीक है। तो ये है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था क्या? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ। भारतीय उद्योगपतियों का जो विकास नहीं हो पाया, तो कारण क्या था? तो कारण था जो है भारी उद्योगों का अभाव। चूँकि कोई भी उद्योग इस्टेब्लिश होता है जब भारी उद्योग वहाँ पर हो, तभी जो है चूँकि बुनियादी चीज़ मिलेगा तभी जा कर के कोई भी उद्योग खड़ा हो पाएगा। तो बुनियादी उद्योग भारी उद्योग को ही बुनियादी उद्योग कहते हैं। तो जहाँ पर बुनियादी उद्योग पहले से ऑलरेडी है वहाँ पर उद्योग इस्टेब्लिश करने में आसान होता है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस लिए किया जाता था? ये किया जाता था ए नंबर, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश आयातों पर, ब्रिटिश से जो आयात होता था उसमें दी जाने वाली रियायत को ही जो इम्पीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था, इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है तो क्या चीज़ से? तो टॉमस मुनरो कौन सा भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? तो उसका कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट था? रैयतवारी बंदोबस्त, है ना, रैयतवारी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो का रैयतवारी, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या थे? तो चिरस्थायी बंदोबस्त का मतलब ही होता है अस्थाई बंदोबस्त, है ना। चिरस्थायी मतलब 1793 में कॉर्नवालिस के समय में यह बंदोबस्त आया था। तो इसमें ये खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे इस तरह का अपेक्षा किया गया था, जमींदार करेंगे खेतीहरों को पट्टा जारी, और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे जो कारण था वो था आपका जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जो है इस तरह का नहीं किया था वो। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन,
पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। इसी में जो है उन्होंने वो सिद्धांत कहा था कि भारत से जो है अंग्रेज़ कैसे पैसा अपने देश को भेज रहा है और लोग, यहाँ के लोग कैसे गरीब होता जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, ब्रिटिश का जो आर्थिक पॉलिसी है वो घिनौनी है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, है ना। पंजाब में 25 नंबर, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो ये पंजाब में जो है 1907 ईस्वी में उनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है, ये है लाला लाजपत राय को। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, वही ड्रेन थ्योरी। देखिए बार बार शब्द को चेंज करके एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो गया। ये है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, है ना, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? अब देखिए ये भी एक नया शब्द आ गया, खोखला करने, इकोनॉमी ड्रेन, वही ड्रेन थ्योरी, है ना। 27 का जो है ये दादा भाई नौरोजी ने। एक ही चीज़ को शब्द घुमा घुमा करके पूछेगा, इसलिए आप लोग को भी इस तरह से तैयार होना है। ठीक है ना, खोखला करने, इकोनॉमी ड्रेन के सिद्धांत का पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन? तो टॉमस मुनरो रहा था। सी नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था क्या? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये जो था आपका जो है जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से लागू करना, है ना। ये है 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है आपको जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, है ना। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो वो था आपका स्वशासन, है ना। स्वराज का अर्थ था स्वशासन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो सन 1793 में। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ये आईएएस के परीक्षा में पूछा गया है 2011 में। तो इसमें जो है आपका आंसर है डी है। इसका आंसर क्या है? डी। उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब ये कुछ भी सही नहीं है इस संदर्भ में, है ना। 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। तो इसमें से कौन सा प्रावधान जो है एक समानतया इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है? तो इसमें से कोई भी नहीं है, दूसरा कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये है, पढ़कर देख लीजिएगा पॉज करके। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो है ये है आपका पी आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 मतलब केवल 1 और 2। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि के तौर पर। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यही है।
तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज के अंतर्गत ये आता था। भारत के संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। तो संपत्ति जो दोहन होता था ये दो चीज़ में ज़्यादा होता था, है ना। इंडिया हाउस जो था वहाँ पर उसके भरण पोषण में, और उसके बाद जो है लंदन में इंडिया हाउस था तो उसमें भरण पोषण में उसमें खर्च होता था। उसके बाद यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे उसका जो वेतन भरण पोषण ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या? तो देन थी कि जो है वो है आपका ए। तो केवल एक, उन्होंने इस बात पर अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ठीक है, ये बात उन्होंने कही। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रैयतवारी बंदोबस्त को विचार कीजिए, 35 का सी। तो 1, 2, 3 तीनों किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान सीधे किसान को दिया जाता था, ठीक है। रैयतवारी बंदोबस्त में यही व्यवस्था थी। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। उसके बाद कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो मतलब तीनों व्यवस्था होता था रैयतवारी बंदोबस्त के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? तो रैयतवारी जो है ये प्रचलित था आपका दक्षिण भारत में यह प्रचलित था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, अस्थायी 1793 में। 38 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो किस ईस्वी में बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा जो है बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल में किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये है आपका 1885 में, ठीक है, ये अधिनियम आया था अंग्रेजों के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का जो है या के आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे या अंग्रेजों के आर्थिक आलोचक थे, तो वो कौन थे? 39 का डी, है ना। 1, 2, 3 मतलब दादा भाई नौरोजी भी थे आलोचक, दादा भाई नौरोजी आलोचक थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर सी दत्त भी थे, है ना। तो ये तीनों लोग आलोचक थे। तो डी आंसर हो गया इसका। 40 नंबर क्वेश्चन का है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो टॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर कब रहे थे? तो वो रहे थे आपका 1820 से 1827 के बीच में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? पितृसत्तात्मक शासन, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, है ना, किस जो है जोड़ा जा कर देखा जाता है? तो ये है आपका थॉमस मुनरो से, थॉमस मुनरो। ए 42 नंबर देखिए, अभिकथन है और कथन है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो 42 का ए है आंसर, मतलब ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है ना, ये चीज़ है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो रैयतवारी बंदोबस्त जो है भारत में कौन चालू किया था, लगाया था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का है आंसर सी, केवल 2 और 3, है ना, केवल 2 और 3। 2 में कौन है भाई? अलेक्जेंडर रीड, और 3 है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो तो जानते हैं रैयतवारी, उनके सहयोग में था अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो ये है, तो 2 और 3 सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिशों का आर्थिक प्रभाव, है ना, भारत पर है ब्रिटिश का आर्थिक प्रभाव। ये वीडियो, बस इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का MCQ देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और भी चैप्टर वाइज MCQ डालते रहेंगे। थैंक यू।